पर्सन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज संडे आप लोग बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। आज संडे पर कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जिनको लगातार इंतज़ार रहता है कि लगातार कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर पब्लिश की जाती हैं। बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको तो लगातार कक्षाएँ मिल ही रही हैं, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं कम से कम हमसे जुड़े हुए हैं तो उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए, कुछ ना कुछ लाभ उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए, ज्ञान की बातें ज़रूर होनी चाहिए बीच बीच में। लेकिन जानकारी जब मैं कोई भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता हूं उससे पहले आपको प्रश्न ज़रूर देते हैं, ताकि अगर आप समय दे रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो उससे आपका फ़ायदा हो। केवल जानकारी कभी भी हमारे यहाँ पब्लिश नहीं की जाती है। तो हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेज चल रहे हैं। ऑफलाइन अभी प्रारंभ होने वाला है। यदि आप भी UGC नेट JRF के लिए या UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। नया ऑनलाइन बैच प्रारंभ इस समय है। फीस में विशेष छूट चल रही है। जैसा कि मैंने बताया है कि UGC नेट की परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। तो जून के अंतिम सप्ताह में जब होगी तो हिंदी का जो पेपर पड़ता है वो लगभग अंत में ही पड़ता है। तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक हिंदी का पेपर हो जाएगा, अगर जून के लास्ट वीक में परीक्षा प्रारंभ होती है तो, नहीं तो फिर 15 जुलाई तक हो सकता है। तो इसीलिए मैंने 55 दिन का ये कोर्स प्रारंभ किया है, जिसमें शुल्क में 25% की छूट जो मैंने रखी थी 1 से 4 तक, उसको बढ़ाकर 1 से 8 तक कर दी गई। यदि आप अब भी जुड़ना चाहते हैं, आपने अपना फॉर्म भर दिया है, तो पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, लगन, निष्ठा के साथ लगिए और इस 2 महीने में इस तरीके से तैयारी करिए कि पहली बार में ही आपको सफलता मिल जाए। लगातार हमारे यहाँ से लोगों को सफलताएं मिल रही हैं। निश्चित तौर पर अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ लगेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। आइए शुरू करते हैं आज संडे स्पेशल में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की, लेकिन आप अपना कमेंट करना ना भूलें। वीडियो के अंत में ज़रूर कमेंट करें कि इन प्रश्नों को अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ हल करते तो कितना आपका सही होता। अपना स्वयं मूल्यांकन आप जरूर करते चलें। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव धीरेन्द्र वर्मा ने दिया। सिद्ध मातृका लिपि को न्यून कोणीय लिपि वूलर ने कहा। खरोष्ठी लिपि का विकास अरामाइक लिपि से हुआ। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। आप कॉपी पेन लेकर आप जरूर बैठें और अपना उत्तर लिख लें। अपना उत्तर जरूर लिखते चलें, फिर जब हम उत्तर बताते जाएं उसे भी सामने आप लिखते चलें, जिससे मिलान कर सकें अंत में कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका B, 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव धीरेन्द्र वर्मा ने नहीं, सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया है। अब अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो आपके और भी तथ्य तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ धीरेन्द्र वर्मा लिखा है। आप उसी प्रश्न के आगे अपनी कॉपी में लिख लेंगे सुनीति कुमार चटर्जी, तो इससे एक तथ्य आपका और तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कॉपी पेन लेकर बैठें। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा B, 2 और 3 सही है। आप लोगों में से पहला प्रश्न कितने लोगों का सही था जरूर कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से किसने अंग और य के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया? यानी क वर्ग का जो पंचमाक्षर है, क वर्ग का जो 5वां वर्ण है, क ख ग घ अंग, तो जो अंग है और यहाँ है, इसके स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव किसने दिया? श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास काका कालेलकर, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। उत्तर हो जाएगा 2 का A, श्याम सुंदर दास। 2 का उत्तर A होगा, श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 3, नाथ संप्रदाय के ढोंगी साधुओं को कभी कभी किसने कच्चे साधु कहा है? रामचंद्र शुक्ल, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, कबीर। अब बहुत सारे लोग ये कहने लगते हैं कभी कभी जब उनको प्रश्न नहीं आता है, सर ये प्रश्न तो पूछा नहीं जाएगा, इस तरीके का प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा। जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं सारे के सारे प्रश्न सिलेबस के हैं। मैं सिलेबस से बाहर का प्रश्न नहीं देता हूं कभी भी। हमारे एक नहीं 100-200 वीडियो हमारे पब्लिश हैं, चैनल पर देख सकते हैं। कच्चेन सिद्धेन माया प्यारी, कच्चेन सिद्धेन माया प्यारी, ये कबीर दास ने कहा है। मैं आपको स्रोत भी बता दूं, बीजक जाकर पढ़ लीजिए।
बीजक में आप 69वीं रामायणी जाकर पढ़ लीजिए, 69वीं रामायणी आप जाकर पढ़ लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। कच्चेन सिद्धेन माया प्यारी। तो कबीर ने नाथ संप्रदाय के ढोंगी साधुओं को कभी कभी कच्चे साधु भी कहा है। अगला प्रश्न, शाक्त आगम के अनुसार कौन कौन से हैं? शाक्त के अनुसार आगम कौन कौन से हैं? यहां पर इसको सही कर लीजिएगा। शाक्त के अनुसार आगम के प्रकार कौन कौन से हैं? शाक्त के अनुसार आगम कौन कौन से हैं या आगम के प्रकार कौन कौन से हैं? तंत्र, यामल, डामर, कौलाचार। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। अब बहुत लोग ऐसे होंगे जो पता ही नहीं होगा कि डामर क्या है, पता ही नहीं होगा तंत्र क्या है, या ये भी नहीं पता होगा कि शाक्त के अनुसार आगम के प्रकार कितने हैं। भाई बहुत ही साधारण किताब है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो किताब है नाथ संप्रदाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है नाथ संप्रदाय। आप लोगों में से जितने लोगों ने अगर नाथ संप्रदाय पढ़ा है तो यह प्रश्न बहुत आराम से हल कर लेंगे। उत्तर हो जाएगा ए 1 2 3 1 2 3। शाक्त के अनुसार आगम 3 प्रकार के होंगे, तंत्र, यामल और डामर। तंत्र किसे कहेंगे वो भी जान लीजिए, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। सात्विक अधिकारियों को लक्ष्य करके उपदिष्ट जो आगम होता है उसे कहते हैं तंत्र आगम। राजस अधिकारियों के लिए उपदिष्ट शास्त्र जो होता है उसे कहते हैं यामल आगम, और तामस अधिकारियों के लिए उपदिष्ट शास्त्र को कहा जाता है डामर आगम। तो शाक्त के अनुसार आगम के 3 प्रकार होते हैं, तंत्र, यामल और डामर। तंत्र क्या है, यामल क्या है, डामर क्या है, तो ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई, तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब देख रहे हैं आप लोगों को कितनी बढ़िया जानकारी मिल रही है। अगला प्रश्न देखें, और ऐसा भी नहीं कि हम लोग सिलेबस से बाहर चल रहे हैं। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? बौद्ध गान ओ दोहा का वास्तविक नाम चर्या आश्चर्य विनिश्चय होना चाहिए। इसमें 84 में से 24 सिद्धों के रचित पद संकलित हैं। इसमें सबसे अधिक पद कन्हपा के हैं। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। अपना उत्तर जरूर लिखते रहिएगा, अंत में मिलाकर बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। उत्तर हो जाएगा आपका डी 1 2 3 तीनों सही हैं। बौद्ध गान ओ दोहा का वास्तविक नाम चर्या आश्चर्य विनिश्चय होना चाहिए, इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो दूसरा अध्याय है वो चर्या आश्चर्य विनिश्चय है, और इसी आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि इसका नाम चर्या आश्चर्य विनिश्चय होना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नाथ संप्रदाय जो है उसी से यह प्रश्न लिया गया। इसमें 84 में से 24 सिद्धों के रचित पद संकलित हैं, जिनमें सबसे अधिक कन्हपा के पद हैं, और सबसे अधिक मतलब कितने पद, तो 12 पद इसमें संकलित हैं। कन्हपा के 12 पद संकलित हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सिद्ध कनफटा थे? देखिए अवघड़ और कनफटा 2 होते हैं। जो सिद्ध होते हैं वो कनफटा भी होते हैं और अवघड़ भी होते हैं। अभी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर कनफटा और अवघड़ दोनों में हम अंतर बताते हैं। कनफटा में भी आपको कुछ जानकारी और देंगे। जालंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। उत्तर हो जाएगा बी 2 और 3। इसमें मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ हैं। वैसे कनफटा परंपरा का प्रारंभ अगर हम बात करें, इस प्रथा की अगर बात करें, कनफटा प्रथा की बात करें, तो ये पूरी तरीके से निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि किसने प्रारंभ किया, लेकिन हाँ ये 2 नाम लिए जाते हैं, या तो मत्स्येंद्र नाथ या गोरखनाथ। मत्स्येंद्र नाथ या गोरखनाथ, इन दोनों में से किसी एक का नाम अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि कनफटा प्रथा किसने प्रारंभ किया, तो विकल्प में या तो मत्स्येंद्र नाथ होगा या गोरखनाथ होगा। ये चीज ध्यान रखना। जालंधर नाथ जो थे वो थे अवघड़,
कनफटा ये होता है कि कान को फाड़कर, कान को चीरकर उसमें मुद्रा धारण करने पर योगी लोग कनफटा कहलाते हैं। लेकिन कनफटा से पहले जितने योगी होते हैं सभी के सभी अवघड़ कहलाते हैं। जलंधर नाथ तो पूरे जन्म अवघड़ ही रहे हैं, वो कभी भी कनफटा नहीं रहे हैं। वैसे जब कनफटा होता है, कान में छिद्र कराया जाता है, कान को चीरकर उसमें मुद्रा धारण की जाती है, तो मुद्रा भी दो प्रकार की होती है। एक होता है दर्शन, दूसरा होता है कुंडल। अक्सर आपने कुंडल का नाम सुना होगा, दर्शन का नाम नहीं सुना होगा। लेकिन मुद्राएं दो प्रकार की होती हैं, दर्शन होती है और कुंडल होती है। कुंडल का अन्य नाम पवित्री भी है। कुंडल का अन्य नाम पवित्री भी है। अगर कहीं ऐसा परीक्षा में शब्द आता है तो जरूर ध्यान रखना, कुंडल का नाम पवित्री भी है, जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए इतनी ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, इसीलिए तो इतना रिजल्ट मिलता है। इस बार का जो यूजीसी नेट का रिजल्ट आया था, जो लोगों ने परीक्षाएं दी थी, ऐसे नहीं 150 पार हो गया था हमारे यहाँ, लगभग 163-64 लोगों का हुआ था नेट और जेआरएफ मिलाकर। उसका कारण यही है कि कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाता और इतनी गहनता के साथ अध्ययन कराया जाता है। अगर पूरी ईमानदारी के साथ, अभी भी वक्त है, अगर पूरी ईमानदारी के साथ पूर्ण समर्पित कर दीजिए अपने आप को पढ़ाई के प्रति, अपने लक्ष्य को लेकर, तो इस 2 महीने में आपको मैं रिजल्ट दे दूंगा। लेकिन जब आप पूर्ण समर्पित होकर लगेंगे तब। निम्न में से कौन से संप्रदाय के योगी ब्रह्मा के योगी कहलाते हैं? ब्रह्मा के योगी कहलाते हैं सत्यनाथी संप्रदाय, धर्मनाथी संप्रदाय, मनमाथी संप्रदाय, गगामाथी संप्रदाय। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, सत्यनाथी संप्रदाय। सत्यनाथी संप्रदाय के जो योगी होते हैं वो ब्रह्मा के योगी कहलाते हैं। प्रेमचंद हिंदुस्तानी जनता के उज्जवल भविष्य के पेशगी थे। यह कथन किसका है? विकल्प है नामवर सिंह, डॉक्टर नगेन, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। अपना उत्तर जरूर लिख लीजिएगा, कहीं कॉपी में जरूर लिखते चलिएगा, ताकि अंत में आप मिलाकर जरूर बता सकें कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद और उनका युग। किसने लिखा है? रामविलास शर्मा। और उसी की भूमिका में आपको यह मिलेगा कि प्रेमचंद हिंदुस्तानी जनता के उज्जवल भविष्य की पेशगी थे। निम्न में से किन कहानियों में राजनीति, शासन और सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया गया है? भोलाराम का जीव, सदाचार का ताबीज, मुंडन। प्रश्न संख्या 9। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। चाहे वो भोलाराम का जीव हो, चाहे सदाचार का ताबीज हो, चाहे मुंडन हो, ये तीन के तीनों कहानियां हरिशंकर परसाई जी की हैं। और परसाई जी ने इन तीनों कहानियों में राजनीति, शासन और सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया है। वैसे भोलाराम का जीव तो आपके पाठ्यक्रम में ही है ये व्यंग्य। और अगर आप ये सोचे कि कहाँ से हम पढ़ लेंगे इतनी सारी चीजें, बहुत पतली पतली, बहुत छोटी, कम पेज की किताबें हैं। मधुरेश की किताबें, हिंदी कहानी का विकास, आप उसे पढ़िए, उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मधुरेश का हिंदी कहानी का विकास, उसमें लगभग जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके विषय वस्तु के बारे में जो साधारण चीजें हैं वो आपको वहां से मिल जाएंगी। ये वहीं से लिया गया है। महादेव वर्मा के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम कौन सा होगा? क्षणदा, संकल्पिता, संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर। 1 2 3 4 2 3 4 1 3 4 1 2 4 1 3 2। आपका उत्तर हो जाएगा ए 1 2 3 4। क्योंकि पहले क्षणदा का प्रकाशन हुआ 1956 में, फिर संकल्पिता का प्रकाशन हुआ 1968 में, उसके बाद संभाषण का प्रकाशन हुआ 1975 में, फिर भारतीय संस्कृति के स्वर का प्रकाशन हुआ 1984 में। तो आपका क्रम 1 2 3 4 होगा। अगर निरंतर व्यवस्थाओं का संस्कार और परिमार्जन नहीं होता रहेगा तो एक दिन व्यवस्थाएं तो टूटेंगी ही, अपने साथ धर्म को भी तोड़ देंगी। उपरोक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, नामदास का पोथा। यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में जो पुनर्नवा है, जैसे ही आप पुनर्नवा खोलेंगे किताब, जैसे ही 2 पेज आप पलटेंगे वैसे ही आपको मिल जाएगा। अगर निरंतर व्यवस्थाओं का संस्कार और परिमार्जन नहीं होता रहेगा तो एक दिन व्यवस्थाएं तो टूटेंगी ही, अपने साथ धर्म को भी तोड़ देंगी। और यह परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है।
लेकिन ये ध्यान रखना, अगर पूछा गया बाय द वे इसे फिर पूछा गया तो कुछ परिवर्तित करके पूछा जा सकता है कि पुनर्नवा में यह कथन किसका है। कितने लोगों को पता है कि पुनर्नवा में यह कथन किसका है? आचार्य पद का है। अगर नहीं पता है तो ध्यान दें, आचार्य पद का यह कथन है। किस भाग में अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, भाग 16, 16वें भाग में आचार्य पद द्वारा कहा गया है, बरवे नायिका भेद में जो मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं वही भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। उत्तर होगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास इनका पढ़ेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है। प्रेमचंद की कहानियों में किसानी लय है तो रेणु की कहानियों में पूर्णिया और मिथिला के ग्राम गीतों के छंद और ध्वनि। उपरोक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह। उत्तर हो जाएगा आपका डी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का जवाब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यह कथन मिलेगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे यहाँ जो भी प्रश्न कराए जाते हैं, जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं, किसी गाइड से नहीं, ऑथेंटिक किताबों से कराई जाती हैं। और जब आप ऑथेंटिक किताब पढ़ते हैं, पर्टिकुलर एक राइटर की किताब आप पढ़ते हैं, तो आपको सही जानकारी मिलती है। गाइड पढ़ के आप भ्रमित होते हैं, गलत जानकारियां मिलती हैं। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। उपरोक्त कथन मैला आंचल उपन्यास में किसका है? डॉक्टर प्रशांत, कमला, ममता, कालीचरण। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है, यह डॉक्टर प्रशांत का कथन है। मुझे नहीं लगता है कि जो सतही ज्ञान लेकर रहते हैं, जो गाइडें पढ़ेंगे, वे इन प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने पुस्तक पढ़ी है, जिन्होंने गहनता से अध्ययन किया है, वही इन सारे प्रश्नों का हल कर पाएंगे। और परीक्षा में, वर्तमान की परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों ने विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को देखा होगा। रामदरस मिश्र का कविता संग्रह कौन सा है? मैं तो यहां हूं, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। अगर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो उसका कारण यह होता है कि करंट में कहीं ना कहीं से या तो सिलेबस में है या तो करंट में साहित्य से उसका कुछ संबंध है। आपको पता है 30वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को मिला है 2021 का। 30वां सरस्वती सम्मान 2021 रामदरस मिश्र को मिला है। उनके पुस्तक में काव्य संग्रह जो है मैं तो यहां हूं। वैसे इस पुस्तक का अगर प्रकाशन वर्ष परीक्षा में पूछा जाए तो ध्यान रखना, यह पुस्तक 2015 में प्रकाशित हो चुकी थी। और ये सभी के सभी रचनाएं आप देख रहे हैं, सभी के सभी कविता संग्रह रामदरस मिश्र के हैं। ये तो बात हो गई 30वां सरस्वती सम्मान। 31वां सरस्वती सम्मान। अगर 30वां सरस्वती सम्मान आपसे पूछे किसको मिला है? 30वां सरस्वती सम्मान 2020 तो मिला है शरण कुमार लिम्बाले का एक उपन्यास है सनातन के लिए, उसे मिला था। आधे अधूरे नाटक में अशोक किन्नी से कौन सी किताब छीनी है जो किन्नी पढ़ती थी? सेवा सदन, प्रथम प्रेम, कैसा नोवा, युद्ध और शांति। उत्तर हो जाएगा आपका सी, कैसा नोवा। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में कुल कितनी पंक्तियां हैं? उत्तर हो जाएगा आपका सी, 50 पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, सभ्यता लगी नाखूनों पर पालिश जैसे हम ठाठ फकीरी विकता जो पैसे पैसे। ये पंक्ति किसकी है? कुंवर नारायण, नरेश मेहता, प्रेमचंद, भारतेंदु। उत्तर हो जाएगा ए, कुंवर नारायण की यह पंक्ति है। शिव प्रसाद के उपन्यास नीला चांद को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, शारदा सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो शिव प्रसाद के उपन्यास नीला चांद को सिर्फ सरस्वती सम्मान नहीं मिला है, बाकी व्यास सम्मान मिला, शारदा सम्मान मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। आप अगर शिव प्रसाद सिंह के नीला चांद उपन्यास
कहीं आप डाउनलोड करेंगे या किताब घर से खरीदने जाएंगे तो पहले ही पृष्ठ पर, मुख्य पृष्ठ पर जहां नीलाचार लिखा वहीं आपको ऊपर मिल जाएगा व्यास सम्मान पहले लिखा मिलेगा, फिर शारदा सम्मान एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित सबसे मुख्य पृष्ठ पर आपको देखने को मिलेगा। आनंदवर्धन ने औचित्य के कितने रूपों की चर्चा की है? 5, 6, 8, 12। उत्तर हो जाएगा 6। अब 6 आप सोचेंगे 6 कौन कौन से, सर ने तो सीधा बता दिया 6, लेकिन हैं कौन कौन से? नाम आपने सुना है लेकिन आपको याद ना हो, ये भी हो सकता है। वह रसोचित, अलंकारोचित, गुणोचित, संघटनोचित, प्रबंधोचित, रीति औचित, यही तो 6 हैं। हमारा वीडियो जो पब्लिश है उसमें देखिए सारी चीजें मैंने बताया है। अरस्तु ने काव्य के कितने रूपों की चर्चा की है? 4, 5, 6, 7। उत्तर हो जाएगा बी 5। भाई महाकाव्य उन्होंने कहा, त्रासदी कहा है, कामदी कहा है, रौद्र स्तोत्र कहा है, गीति काव्य कहा है। तो इन सारी चीज़ों का आप लोग विशेष ध्यान रखा करिए, जो साधारण है यह प्रश्न गलत ना हो परीक्षा में। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध की जो पंक्ति है ब्रह्मराक्षस कविता की, इसके द्वारा दिया गया यह कथन किस मन स्थिति का द्योतक है कि अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? असहायता का, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति का, कभी पूरा न करने की लाचारी का, राक्षसी वृत्ति का सामना न कर पाने की चिंता। ब्रह्मराक्षस तो आपके पाठ्यक्रम में है। उत्तर हो जाएगा बी, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति की मन स्थिति का द्योतक है यह अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। अगला प्रश्न, भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति का परिशोधन, चरित्र चित्रण, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण या रसास्वादन? तो भारतीय जो नाट्यशास्त्र है वो यह कहता है कि नाटक का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है रसास्वादन, मूल उद्देश्य। बाकी अन्य उद्देश्यों में चरित्र चित्रण है, व्यक्तित्व का परिशोधन है, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण है, लेकिन जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है रसास्वादन। आगरा बाजार नाटक का संशोधन हबीब तनवीर ने कितनी बार किया? 2, 3, 4, 5। अब आप सोचेंगे सर मैंने पूरा तो आगरा बाजार पढ़ डाला, यहाँ तक कि आगरा बाजार का प्रकाशन कब हुआ है, प्रकाशन भी 1954 में पढ़ डाला। इसमें कितने अंक हैं? तो 2 अंक हैं, यह भी पढ़ डाला। किसने क्या कहा है सारा कथन भी मैंने पढ़ डाला, लेकिन यह नहीं पढ़ा कि संशोधन कितनी बार हुआ है। 2 बार संशोधन हुआ है, 2 बार संशोधन हुआ है। प्रकाशन 1954 में हुआ, लेकिन हबीब तनवीर ने इसका 2 बार, एक बार 1970 में संशोधन किया और दूसरा 1989 में। एक बार 1970 में, दूसरी बार 1989 में संशोधन किया गया है। ध्यान रखना, अब तो क्लियर है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, एग्जाम में ये सेट होता है कि बच्चा कौन सा चीज़ पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ता है, कहाँ पर क्या चीज़ें छोड़ देता है, और वहीं से प्रश्न अक्सर उठाए जाते हैं। आपने खुद देख लिया कि अगर आपने नहीं पढ़ा होगा इस चीज़ को तो फिर गलत हुआ होगा। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दस्युवृत्ति ने उन्हें लूटा है। यह कथन किस नाटक का है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु। कॉपी पेन आपके पास है ना, लिख लिया आप लोगों ने? उत्तर होगा श्री ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी में किसका कथन है यह भी आपको बता दें, मंदाकिनी का कथन है। नहीं पता है तो ध्यान दीजिए, मंदाकिनी का कथन है। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है। अगला प्रश्न, विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। मैं आज यह स्वीकार करने से भी संकुचित हो रहा हूं। उपरोक्त कथन किस नाटक का है? ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। उत्तर हो जाएगा आपका ए, ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी का कथन है। किसने कहा है यह भी आपको बता दें, ये कहा है चंद्रगुप्त ने। किसका कथन है? अगर लिखना चाहें तो लिख ले, चंद्रगुप्त का कथन है, चंद्रगुप्त।
प्रश्न कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रश्न कैसे लग रहे हैं और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं ये भी बताइएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप खुद से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में आपकी पढ़ाई हो रही है, क्या आप सही दिशा पर जा रहे हैं या नहीं, उसको चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि विगत वर्ष के पेपर को हल करें या किसी प्रैक्टिस सेट को हल करें, या वर्तमान में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ उस तरीके के प्रश्न अगर कहीं मिल रहे हैं तो उसे आप हल करें। तभी आप सही दिशा में जा रहे हैं या गलत, इसका अंदाजा तभी आपको लग सकता है। आषाढ़ का एक दिन के बारे में निम्न कथन किसका है? मेघदूत को पढ़ते हुए मुझे लगा कि वह कहानी निर्वासित यक्ष की उतनी नहीं है जितनी स्वयं अपनी आत्मा से निर्वासित कवि की। शिवप्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। उत्तर हो जाएगा आपका सी, मोहन राकेश। तो अभी परीक्षा में जो 2 मंथ का समय बचा है, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। जिस तरीके का आपको छूट दी जा रही है, जितने कम समय में आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। 2-3 ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अब नाम नहीं लेना चाहते हैं, कई लोगों ने वहाँ पर 10-10 हज़ार रुपये फीस जमा करके और एडमिशन ले लिया है और कुछ भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, फिर फ़ोन कर रहे हैं सर क्या करें, हम तो फंस गए और चीज़ें नहीं मिल रही हैं। और यहाँ पर इतनी कम फीस, इतनी ऑथेंटिक चीज़ें दी जा रही हैं। आप अगर पूरी तरीके से मेहनत करना चाहते हैं, ईमानदारी से लगना चाहते हैं तो लगिए और मेहनत करिए। दिखावे और भड़कावेपन पर ज़्यादा न दौड़ें, और यह दौड़ना आपका सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करेगा। तो इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। और एक नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे यहाँ पर ऐसे ही एडमिशन लें, हमारे एक नहीं, हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पब्लिश हैं। आप 1, 2, 4 नहीं 20 वीडियो बैठकर देख लीजिए डेमो के रूप में, उसके बाद एडमिशन लीजिए जब आप संतुष्ट हो जाइए। मैं 100% इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आपको परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे, जो मैं कराऊंगा वहीं से मिलेंगे। और उसका कारण है कि पूरा पाठ्यक्रम आपको हम कराते हैं, अलग से प्रश्न नहीं मिलेगा। कर पाना ना कर पाना ये तो आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने कर्तव्य पर, कर्म पर पूरी तरीके से विश्वास करता हूं। आप भी अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने कर्म को लगातार आप जारी रखें, आप भी सफल होंगे। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे किसी दिन ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। बाकी आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन कमेंट करना ना भूलें कि आज के इस प्रश्न में आपके कितने सही हुए।